दोस्तों, हाल ही में हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट राखी गढ़ी से मिले जेनेटिक एविडेंस की स्टडी से पता चला है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के निवासी भारत के मूल निवासी थे, जिन्होंने धीरे धीरे एक विकसित शहरी सभ्यता का विकास किया था। यह अध्ययन लगभग 4600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी नामक स्थान पर रहने वाली एक महिला की डीएनए स्टडी पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी अंडमानी जीन पूल के थे और ये जीन पूल आज सभी भारतीयों में मिलता है। इस स्टडी ने यह भी प्रूव किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के निवासी आर्यों से पूरी तरह से अलग थे, क्योंकि इनमें आर्यों से जुड़ा विशेष R1A जेनेटिक मार्कर नहीं मिला है। इस स्टडी ने आर्यों के भारत आगमन से जुड़े विवाद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आर्यों से जुड़े इसी विवाद पर चर्चा करेंगे। वास्तव में आर्यन इन्वेजन थियोरी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा विकसित एक हाइपोथेसिस है, जिसमें कहा गया है कि आर्य नामक लोगों के एक समूह ने हिंदू कुश माउंटेन पार करके भारत पर आक्रमण किया और हिंदू घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। इस सिद्धांत के विरोधियों का तर्क है कि यह परिकल्पना भारत की ब्रिटिश विजय को सही ठहराने के लिए बनाई गई थी और इसका कोई आर्कियोलॉजिकल या जेनेटिक आधार नहीं है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्यन इन्वेजन थियोरी क्या थी। आर्यन इन्वेजन थियोरी आर्यन इन्वेजन थियोरी पहले पहल मैक्स म्यूलर नामक एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट द्वारा दी गई। उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन करके यह बताया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में काफी समानताएं हैं और भारत में वैदिक संस्कृति का विकास विदेशी मूल के आर्यों द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1500 BCE के आसपास भारत पर हमला करके हड़प्पा सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया था। ब्रिटिश और यूरोपियन स्कॉलर्स द्वारा लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज के अलावा आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस को भी आर्यन इन्वेजन थियोरी को प्रूव करने के लिए पेश किया गया। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने 1947 में हड़प्पा के एक्सकेवेशन में फोर्टिफाइड माउंट एबी से मिले लगभग 33 ह्यूमन स्केलेटन्स को आर्यों के हमले के साथ जोड़ दिया था। इसके अलावा ऋग्वेद में वर्णित दाशराग्य युद्ध को भी आर्य अनार्य युद्ध के रूप में दिखाया गया। ये युद्ध भारत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ के बीच रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। आर्यन इन्वेजन थियोरी के तहत इस युद्ध में सुदास को आर्यों के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया गया है, जबकि 10 राजाओं के संघ को अनार्य या स्थानीय बर्बर ट्राइब्स के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। इस तरह से आर्यन इन्वेजन थियोरी में इंद्र नामक देवता, जिसे ऋग्वेद में पुरंदर यानी शत्रु दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा गया है, की पहचान हड़प्पाई दुर्गों को नष्ट करने वाले अधिपति के रूप में करने की कोशिश की गई है। आर्यन इन्वेजन थियोरी के तहत यह माना जाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नॉर्थ इंडिया में रहने वाले गोरे व साफ रंग के लोग यूरोप से आए आर्यों के ही डिसेंडेंट हैं, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में वैदिक संस्कृति की स्थापना की और डार्क कॉम्प्लेक्शन के द्रविडियन लोगों के समूह को सदर्न इंडिया की ओर धकेल दिया और मूल निवासियों पर अपनी लैंग्वेज और कास्ट सिस्टम इंपोज कर दिया। अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने इस थ्योरी को खूब बढ़ावा दिया। इस थ्योरी ने ब्रिटिश शासकों के लिए खुद को एक ऐसे आर्य समूह के रूप में दिखाना आसान बना दिया, जो भारत को ब्रिटिश शासन के माध्यम से ट्रू सिविलाइजेशन का उपहार दे रहे थे। इस थ्योरी के जरिए अंग्रेज भारत पर ब्रिटिश सत्ता की वैधता सिद्ध करना चाहते थे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी रहे। इस थ्योरी के जरिए अंग्रेजों ने भारत को नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांट दिया। जहां नॉर्थ के लोग आर्य सिविलाइजेशन के प्रतिनिधि बना दिए गए, वहीं साउथ के लोगों को द्रविडियन सिविलाइजेशन का प्रतिनिधि दिखाया गया। इस पर आज भी बहस होती है कि सही क्या है। क्या आर्यों ने वास्तव में भारत पर हमला कर हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया था, या फिर वे यहीं के मूल निवासी थे? अगर आर्य बाहर से भारत आए थे तो कहां से आए थे और कब आए? आइए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। क्या आर्यों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को नष्ट किया था? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का निर्धारण करना होगा।
इंडस सिविलाइजेशन की सील्स के समान जो सील्स वेस्ट एशिया में मिली हैं, उनकी डेट लगभग 2500 BCE है। इसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन के कई शहरों जैसे हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि से आर्कियोलॉजिस्ट को ह्यूमन सेटलमेंट की एक के ऊपर एक कई परतें मिली हैं। अब तक मोहेंजोदड़ो में भवनों की 7 तहें प्रकाश में आई हैं और संभवतः इससे भी पहले की कुछ और तहें अभी भी पृथ्वी के गर्भ में जल में दबी हुई हैं। अतः आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार इस सभ्यता को 3000 से 2500 BCE यानी आज से लगभग 5000 से 4700 साल पुराना माना जा सकता है। दूसरी ओर अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार ऋग्वेद 1800 BCE से अधिक पुराना नहीं हो सकता। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों के भारत में आने से पूर्व विकसित हो चुकी थी। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि आर्य लगभग 2000 से 1500 BCE के आसपास भारत आए थे। आर्य पैस्टोरल नोमैडिक ट्राइब्स थे जो खेती करना नहीं जानते थे। पशुचारण इनका मुख्य पेशा था। आर्य इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के सदस्य थे जो ईरान, बलूचिस्तान या फिर बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश माउंटेन पार करके भारत आए थे। लगभग इसी समय के आसपास इंडस सिविलाइजेशन के अर्बनाइज्ड फेज का बाढ़, सूखे और क्लाइमेट चेंज आदि की वजह से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ऋग्वेद की संहिताओं में खंडहरों और उजड़े हुए नगरों का उल्लेख है। इन दोनों सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड्स में अंतर से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य इंडस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के बाद भारत आए थे। इससे यह भी पता चलता है कि उनके और इंडस सिविलाइजेशन के लोगों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ था। वास्तव में अंग्रेजों ने भारत पर अपने शासन को लेजिटिमाइज करने के लिए आर्यों द्वारा भारत पर हमले की थ्योरी गढ़ी थी। इस थ्योरी के अनुसार भारत के मूल निवासी द्रविडियन भाषा परिवार के बर्बर ट्राइबल लोग थे, जिन्हें इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के आर्यों ने सभ्य बनाया था। इसलिए भारत की नियति है कि भारत पर उच्च नस्ल के लोग शासन करें। अपनी इस थ्योरी के तहत उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को उनकी भाषा, फेशियल एक्सप्रेशन आदि के आधार पर आर्य बनाम द्रविड़ में विभाजित करने का प्रयास किया। आइए अब हम देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहां था। क्या आर्य यहीं के मूल निवासी थे या फिर बाहर से भारत आए थे? विवाद का मूल विषय यह है कि क्या आर्य बाहर से भारत में आए थे या फिर आर्य भारत से पूरी दुनिया में फैल गए थे। कई दशकों से इन्हीं दो बिंदुओं पर विवाद चलता आ रहा है। आइए सबसे पहले दूसरी संभावना पर गौर करें। दूसरी संभावना के अनुसार बड़ी संख्या में संस्कृत बोलने वाले भारतीय वेस्ट की ओर गए और उनके वंशज ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप तक के विशाल क्षेत्र में फैल गए और इस तरह उन्होंने इस पूरे रास्ते में इंडो यूरोपियन भाषाओं के विभिन्न रूपों को जन्म दिया। परंतु यदि सचमुच ऐसा होता तो इस पूरे रास्ते में भारतीय मूल के लोगों के जेनेटिक सिग्नेचर के एविडेंसेस मिलते। यदि हड़प्पा सभ्यता के पहले या बाद में भारत से बाहर कोई भी माइग्रेशन हुआ होता जिसकी वजह से इंडो यूरोपियन भाषाओं का प्रसार हुआ, तो हमें सेंट्रल एशिया से लेकर वेस्टर्न यूरोप तक सारे रास्ते में इसके आर्कियोलॉजिकल एंड जेनेटिक एविडेंसेस मिलते। जेनेटिक साइंटिस्ट्स ने हड़प्पा सभ्यता से पहले के आदिम भारतीयों के जेनेटिक कोड को चिन्हित करने में सफलता प्राप्त की है और इसी जेनेटिक कोड के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस पूरे रास्ते में आदिम भारतीय अंडमानी जेनेटिक संरचनाओं का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। अब पहली संभावना पर विचार करने से पहले हमारे लिए एक सवाल का उत्तर जानना बहुत जरूरी है कि अगर इंडो यूरोपियन भाषाएं यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से में फैली हुई हैं, तो क्या इस जियोग्राफिकल रीजन में किसी प्रकार की जेनेटिक सिमिलैरिटीज भी दिखती हैं? तो इसका उत्तर है हां, दिखती हैं। ऐसी समानता है Y क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A और उसका सबक्लेड R1A-M417, जिसका बिखराव स्कैंडिनेविया से लेकर दक्षिण एशिया तक पाया जाता है, जिसके दायरे में लगभग सारी की सारी इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाली दुनिया आ जाती है। Y क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A को आर्यों का जेनेटिक मार्कर माना जाता है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों में Y क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1a जेनेटिक सिग्नेचर मिलता है, उनके पूर्वज आर्य थे। आनुवांशिकी वैज्ञानिकों के अनुसार 3800 BCE के आसपास सबक्लेड R1a M417 दो ग्रुप्स R1a Z93 और R1a Z2A2 में डिवाइड हुआ था। आज R1a Z2A2 यूरोप में दिखाई देता है, जबकि R1a Z93 सेंट्रल एंड साउथ एशिया में दिखाई देता है, और इससे भारत में निवास करने वाले लगभग सभी R1a जेनेटिक मार्कर वंशावलियों की जानकारी मिल जाती है। सबक्लेड के विभाजन का अर्थ है कि 3800 BCE में एक ही जगह से ये लोग दो अलग अलग दिशाओं में यानी यूरोप और एशिया में फैल गए और उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से संबंध स्थापित किए। अब हमें इस तथ्य का पता लगाना होगा कि सेंट्रल और साउथ एशिया में आर्य कहे जाने वाले R1a Z93 जेनेटिक ग्रुप से संबंधित लोग कौन थे और कहां से आए थे। जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर ए अंडरहिल की रिसर्च से पता चला कि Y क्रोमोसोम हैप्लोसमूह R1a M417 और उसके सबक्लेड R1a Z93 का सबसे पुराना साक्ष्य यूक्रेन में मिला है, जो 5000 से 3500 BCE के बीच का है। समारा रूस में भी इसी टाइम पीरियड में R1a M417 और उसके सबक्लेड R1a Z93 के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले और खुद को आर्य कहने वाले लोग यूक्रेन, समारा और रूस से धीरे धीरे माइग्रेट करके यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों और भारत में फैल गए थे। रिसर्च में पाया गया है कि भारत में सबक्लेड R1a Z93 की उपस्थिति ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 1500 तक दिखती है, इससे पहले नहीं। यही वो समय है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि आर्य लगभग 2000 BCE से लेकर 1500 BCE के बीच मध्य एशिया व स्टेप रीजन से चलकर यहां आकर बस गए थे। राखी गढ़ी में मिले हड़प्पा काल के ह्यूमन फॉसिल से प्राप्त DNA की स्टडी से भी यही जानकारी मिलती है कि हड़प्पा के निवासियों में स्टेप से आए लोगों की वंशावली के अवशेष मौजूद नहीं हैं। इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्टेप रीजन के इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का भारतीय महाद्वीप में आगमन तो हुआ था, परंतु ये आगमन हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल अंतिम चरण में यानी ईसा पूर्व 2000 के आसपास ही हुआ था। आइए अब हम आर्यों के भारत आने के संदर्भ में लिंग्विस्टिक एविडेंस पर विचार करते हैं। लिंग्विस्टिक एविडेंस। भाषा विज्ञानियों का मानना है कि भारत आने से पूर्व आर्यों का अपना पूर्ववर्ती इतिहास था। वे मानव जाति के एक अति प्राचीन समूह के सदस्य थे और बहुत दिनों तक वे उन लोगों के साथ रहते थे जो ग्रीस, रोम, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्कैंडिनेविया, स्पेन, फ्रांस और रूस के लोगों के एंसेस्टर थे। इन भाषा विज्ञानियों के अनुसार इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के लोग अपने मूल भावों के एक्सप्रेशन के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वे शब्द आज भी उनके वंशजों द्वारा समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द पितृ और मातृ, लैटिन के पेटर और मेटर, ग्रीक के पटेर और मटेर, अंग्रेजी के फादर और मदर और जर्मन के वटेर और मुटेर से अत्यधिक समानता रखते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में वर्णित इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य नामक देवताओं का उल्लेख पर्शियन ग्रंथ जिंदवेस्ता में इसी रूप में मिलता है। इससे भी इनके एक ही भाषा परिवार के होने की पुष्टि होती है। भाषाओं की इसी समानता के कारण अनेक विद्वानों का यह मानना है कि भारत आने वाले आर्य इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के सदस्य थे। निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज जेनेटिक साइंस, आर्कियोलॉजिकल साइंस और लिंग्विस्टिक्स आर्यों के भारत आगमन के विषय में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए थे, परंतु यह कोई हमला नहीं था। आर्यों ने यहां आने के बाद भारत के स्थानीय निवासियों के साथ, जिन्हें हम द्रविडियन लोकल्स कह सकते हैं, के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। प्रारंभ में आर्य भारत में नोमैडिक पैस्टोरल जीवन जीते थे, परंतु बाद में उन्होंने खेती करना सीख लिया था।
जिसके प्रमाण हमें वैदिक लिटरेचर में भी मिलते हैं। ऋग्वेद, जिसे वैदिक लिटरेचर में सबसे पुराना माना जाता है, में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है, जबकि पशुपालन संबंधी एविडेंस पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत जब हम लेटर वैदिक पीरियड को देखते हैं तो वहां हमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और सोसाइटी दिखाई पड़ती है।